नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 11 की जो अंतरा भाग एक पुस्तिका है उसका अध्याय नंबर 17 प्रस्तुति कर रहे हैं, जो पद्य खंड से संबंधित है। इस अध्याय के जो रचयिता हैं वो हैं नागार्जुन। नागार्जुन का जन्म सन 1911 ईस्वी को होता है, बिहार के तरौनी गांव जिला मधुबनी में। इनका देहांत सन 1998 ईस्वी को होता है। इनका जन्म अपने ननियाल सतलखा जिला दरभंगा बिहार में हुआ था। इनका जो मूल नाम था वो था वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन की जो शुरुआती शिक्षा थी वो स्थानीय संस्कृत पाठशाला में हुई। बाद में इस निमित्त वाराणसी और कोलकाता भी गए। सन 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। 1938 ईस्वी में वे स्वदेश वापस आए। फक्कड़पन और घुमक्कड़ी उनके जीवन की प्रमुख विशेषता रही है। उन्होंने कई बार संपूर्ण भारत का भ्रमण भी किया है। राजनीतिक कार्यकलापों के कारण कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा। सन 1935 ईस्वी में उन्होंने दीपक जो मासिक पत्रिका है तथा 1942-43 में विश्व बंधु साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। अपनी मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से रचना करते थे। मैथिली में नवीन भावबोध की रचनाओं का प्रारंभ उनके महत्वपूर्ण कविता संग्रह चित्रा से माना जाता है। नागार्जुन ने संस्कृत तथा बंगला में भी काव्य रचना की है। लोक जीवन, प्रकृति और समकालीन राजनीति उनकी रचनाओं के मुख्य विषय रहे हैं। विषय की विविधता और प्रस्तुति की सहजता नागार्जुन के रचना संसार को नया आयाम देती है। छायावादोत्तर काल के वे अकेले कवि हैं जिनकी रचनाएं ग्रामीण चौपाल से लेकर विद्वानों की बैठक तक में समान रूप से आदर पाती हैं। जटिल से जटिल विषय पर लिखी गई उनकी कविताएं इतनी सहज, संप्रेषणीय और प्रभावशाली होती हैं कि पाठकों के मानस लोक में तत्काल बस जाती हैं। नागार्जुन की कविता में धारदार व्यंग्य मिलता है। जनहित के लिए प्रतिबद्धता उनकी कविता की मुख्य विशेषता मानी जाती है। नागार्जुन ने छंदबद्ध और छंदमुक्त दोनों प्रकार की कविताएं रची हैं। उनकी काव्य भाषा में एक ओर संस्कृत काव्य परंपरा के प्रतिध्वनि है तो दूसरी ओर बोलचाल की भाषा की रवानी और जीवंतता भी। पत्रहीन नग्नगाछ मैथिली कविता संग्रह पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्हें उत्तर प्रदेश की भारत भारती पुरस्कार, मध्य प्रदेश के मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार और बिहार सरकार के राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें दिल्ली की हिंदी अकादमी का शिखर सम्मान भी प्राप्त हुआ। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं युगधारा, प्यासी पथराई आँखें, सतरंगी पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, रतन गर्भा, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, पका है कटहल, मैं मिलिट्री का, बूढ़ा घोड़ा, भस्मांकुर, बलतनामा, रतिनाथ की चाची, कुंभी बाघ, उग्र तारा, जमनिया का बाबा, वरुण के बेटे जैसे उपन्यास भी विशेष महत्व के हैं। उनकी समस्त रचनाएं नागार्जुन रचनावली नाम से 7 खंडों में संकलित हैं। यहाँ उनकी बादल को भित्ते देखा कविता संकलित की गई है। इस कविता में उन्होंने बादल के कोमल और कठोर रूपों का वर्णन किया है, जिससे हिमालय की बर्फीली घाटियों, झीलों, झरनों तथा देवदार के जंगलों के साथ साथ किन्नर किन्नरियों के जीवन का यथार्थ चित्र भी शामिल है। भाव और भाषा की दृष्टि से कविता कालिदास और निराला की परंपरा से जुड़ती है। प्रमुख शब्दार्थ हैं अमल धवल मतलब निर्मल और सफेद, तुहिन कण ओस की बूंदे, तुंग ऊंचा, तिक्त मधुर कड़वे और मधुर, विषतंतु कमलनाल के भीतर स्थित कोमल रेशा तंतु, चिर अभिशापित मतलब सदा से ही शापग्रस्त दुखी अभागे, सेवाल मतलब काय की जाति की एक घास, प्रणय कलह मतलब प्यार भरी
छेड़छाड़। उन्मादक परिमल मतलब नशीली सुगंध। कुबेर होता है धन का स्वामी या देवताओं का कोषाध्यक्ष। अलका कुबेर की नगरी। व्योम प्रवाही आकाश में घूमने वाला। मेघदूत कालिदास का प्रसिद्ध खंड काव्य। इंद्रनील नीलम या नीले रंग का कीमती पत्थर। कुवलय मतलब नीलकमल। सतदल कमल। रजत रचित मतलब चांदी से बना हुआ। मणि खचित मतलब मणियों से जड़ा हुआ। पान पत्र मतलब मदिरा पीने का पत्र या सुराही। द्राक्षासव मतलब अंगूरों से बनी सुरा। मोहितलाल त्रिपदी टिपाई। निदाग दाग रहित। उन्मद मदमस्त। मदिराणु आँखें। मदिरा पीने से लाल हुई आँखें। किन्नर देवलोक का एक कलाप्रिय जाति। मेघदूत संस्कृत के महाकवि कालिदास का प्रसिद्ध खंड काव्य है जिसके नायक यक्ष और नायिका यक्षिणी। सांप के कान अलग अलग रहने को बाध्य होते हैं। यक्ष मेघ को दूध बनाकर यक्षिणी के लिए संदेश भेजता है। इस काव्य में प्रकृति का मनोरम चित्रण किया गया है। बादल को घिरते देखा है। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि बादलों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हिमालय की जो चोटियां हैं वो धूप के कारण बहुत ही ज़्यादा उज्जवल नजर आ रही है और उन पर लगातार बर्फ जमने के कारण वो सुंदर दिखाई दे रही हैं। इतना ही नहीं, ओस की जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो भी मोतियों के समान चमक रही है। जब ये छोटी छोटी ओस की बूंदें कमल के फूलों पर गिरती हैं तो पूरे कमल के फूल का जो सौंदर्य है वो ही बदल जाता है। कवि ने इन सभी दृश्यों का मन खोलकर आनंद लिया है और उसी आनंद को कवि ने इस कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों में आकर पाउस की उमस में आकुल मधुर विस्तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। कि जो हिमालय है तो कवि ने हिमालय प्रदेश के बादलों के घिरने का वर्णन इस पद्यांश में किया है। वो बताते हैं कि जल में रहने वाले हंसों के विषय में कि हंस जो है वो तालाबों में तैरते रहते हैं। उनके तैरने पर तालाब का सौंदर्य बिल्कुल ही बदल जाता है। वो कहते हैं कि तुंग हिमालय के कंधों पर कि उस हिमालय पर्वत के कंधों पर बहुत सारी झीलें हैं। जब भी लोग हिमालय के जो तालाब हैं या जो झीलें हैं उनकी ओर जाते हैं तो तालाब में मौजूद हंस लोगों के आंखों का आकर्षण बन जाते हैं। कहा जाता है कि हिमालय की झील और तालाब के पानी में ठंडक अधिक होती है। वो गर्मी या उमस को दूर करते हैं। हिमालय से बहने वाली नदियाँ भी बहुत ठंडी होती हैं क्योंकि हिमालय की जो बर्फ़ है वो पिघलकर पानी के रूप में आती है। यही कारण है कि यहाँ पर ठंडक पाने के लिए एवं गर्मी से बचने के लिए हंस रहते हैं। एक बार जो हंस हिमालय पर्वत की झील एवं नदियों पर पहुँच जाते हैं तो वो वापस कहीं और जाने का मन नहीं बनाते क्योंकि हिमालय की सुंदरता न सिर्फ मनुष्यों को बल्कि हंसों को भी आकर्षित कर रही है। ऋतु बसंत का सुप्रभात था। मंद मंद था अनिल बह रहा। बालारुण की मृत्यु किरणें थी। अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस पर चकवा चकवी का बंद हुआ क्रंदन। फिर उसमें उस महान सरोवर के तीरे शेवालों की हरिदरी पर पर्ण कलय छिड़ते देखा है। बादल को घिरते देखा है।
इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि बसंत ऋतु का वर्णन वो करते हैं कि सुबह की जो सुंदर बेला है वो उसमें वायु धीरे धीरे मंद गति से बह रही है। सूरज अपनी लालिमा से संपूर्ण पृथ्वी पर प्रकाश की नई नई किरणें फैला रहा है। वहीं कवि को दूसरी ओर चकवा एवं चकवी के जोड़े दिखाई दे रहे हैं। उन्हें यह अभिशाप मिला हुआ है चकवा और चकवी को कि ये दोनों रात्रि में एक साथ समय नहीं बिता सकते। इस कारण ये दोनों रात्रि में अलग अलग रहते हैं और जैसे ही सुबह हो जाती है, सूर्य की किरणें धरती पर पड़ती हैं तो ये एक दूसरे से मिल जाते हैं। एक दूसरे को लगातार देखते हैं, मानो एक रात्रि के बाद नहीं बल्कि कई वर्षों बाद वो मिल रहे हैं। इस तरीके से एक दूसरे से मेल मिलाप करते हुए अपने वियोग की स्थिति को वो खत्म कर रहे हैं एवं खुशी खुशी से समय बिता रहे हैं। आगे है, दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलखनाबी से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने उस युवा कस्तूरी मृग का वर्णन किया है जिसके शरीर से ही एक अच्छी सुगंध आ रही है, मगर वह जो हरिण है वह अपने शरीर की सुगंध से भी अनजान है और वह वन में पहाड़ों पर दौड़ लगाता हुआ उस सुगंध की खोज में भटकता फिरता है। उसे तो ये पता ही नहीं कि ये सुगंध कहीं और से नहीं बल्कि उसके शरीर से ही निकल रही है। वह संपूर्ण हिमालय में इधर उधर भटक रहा है। अंत में वो मृग हिरण चिढ़ जाता है और कवि को मृग की जो चिढ़ा हुआ देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए कि वह छाया में बरस पड़ा होगा नहीं यहीं पर। जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नवचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघों को झंझानील से गरज भिड़ते देखा है, बादलों को घिरते देखा है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि जो हिमालय पर्वत का आंगन है वो उनको बहुत पसंद आया है। वे यहाँ पर भगवान कुबेर देव की जो अलका नगरी है उनको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, मगर उनको भगवान कुबेर देव की जो अलका नगरी है वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ तक कि उन्होंने कालिदास जी द्वारा जो रचित है मेघदूत कविता उसमें बताई गई है कि आकाश गंगा नदी को भी ढूंढने का प्रयास किया था, लेकिन कवि असफल हुए थे कि वो भी गंगा नदी को ढूंढ रहे थे। कवि को यह अनोखी चीज बहुत अच्छे से नजर आ रही है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई से बादलों को एक साथ टकराते हुए एवं गरजते हुए कवि ने बहुत ही ध्यानपूर्वक देखा है। सत सत निर्झर निर्झरणी कल मुख ऋत देव तारुकानन में शोणित धवल भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे इंद्रनील की माला डाले शंख श्री के सुगढ़ गलों में कानों में कुवलय लटकाए। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि हिमालय के जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। देवदारू पेड़ के घने जंगलों और झरनों का वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि हिमालय पर्वत में रहने वाले लोगों के विषय में बताया है कि वे लोग बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं एवं सज संवर कर वो रहते हैं और हिमालय पर्वत पर रंग बिरंगे
जो फूल हैं, जो सुगंधित पुष्प हैं, उनकी सजावट वो अपने शरीर पर करते हैं। और वो इंद्रनील की माला डाले कि जो सुगंधित पुष्प हैं उनकी वो माला डाले गले में और कानों में वो पुष्प लटकाए हुए, उसकी सुंदरता उनको बहुत ही आकर्षित कर रही है। सतदल लाल कमल वेणी में रजत रचित मणि खचित कला में पान पात्र द्राक्षासव पूरित रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपति पर नरम निदाग बाल कस्तूरी पर मृग छालों पर पलथी मारे मदिरारुण आंखों वाले उन पर उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम उंगलियों को वंशी पर फिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जो हिमालय पर्वत है वहाँ की जो औरतें हैं वो अपने बालों में गजरा लटकाए हुए हैं और अपने कानों में पुष्प रूपी कुंडल वो पहने हुए हैं। एवं जो किन्नर लोग हैं वो मदिरा पीकर, जो अंगूर से निर्मित जो मदिरा है उसको पीकर मस्त रहते हैं। जो किन्नर लोग हैं वो हमेशा नाचते घूमते रहते हैं। सुर ताल छंद खुद ही बनाकर वो गाते हैं। कवि ने यह सब अपनी आंखों से देखा है और उन बातों को इस कविता के माध्यम से प्रयुक्त किया है कि जो हिमालय की जो प्राकृतिक सुंदरता है वो इस प्रकृति में चार चांद लगा देती है। और यही सब वर्णन कवि ने अपने इन पद्यांशों में किया है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।